Hello friends, welcome back to NS English Academy. Guys, as I promised you in my yesterday's video that we will discuss in detailed manner major literary theory and its key terms. So finally this is the video where I discuss in detailed manner top 10 literary theories and उनका key terms. Most important है एग्ज़ाम्स के लिए क्योंकि from this unit you will find 10 or 12 questions approx. Okay, so these major literary theories और उनकी terms को समझना in detailed manner it's most important और I will try in this video bilingual way, right? So make you simple and engaging style, right? और my video is perfect for UGC NET English exam, TGT, PGT, assistant professor and set जैसे एग्ज़ाम्स के लिए दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल. सो स्टे ट्यून. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट फर्दर नोटिफिकेशन एंड इफ़ यू लाइक द वे आई डिस्कस प्लीज़ लाइक माई वीडियो. चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लिटरेरी थियोरी वी हैव रशियन फॉर्मलिज्म. नंबर 1 रशियन फॉर्मलिज्म. मैं आपको इन क्रोनोलॉजी मैनर में बता रही हूँ बिकॉज यू विल हैव टू सिक्वेंसली आपको इनको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है बिकॉज यहाँ से क्रोनोलॉजी पर भी आपके क्वेश्चंस देखने मिलते हैं. सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट. सो बेसिकली ये जो आपका रशियन फॉर्मलिज्म है ड्यूरिंग 1910 टू 1930s आपका एमर्ज हो रहा है. रशियन फॉर्मलिज्म बेसिकली फोकस करता है फॉर्म एंड टेक्निक पर ऑफ द टेक्स्ट. द फॉर्म एंड टेक्निक ऑफ द टेक्स्ट. तो आपका फोकस रहता है रशियन फॉर्मलिज्म का द फॉर्म एंड टेक्निक्स ऑफ द टेक्स्ट, राइट? नॉट द ऑथर, नॉट द ऑथर, राइट? सो बेसिकली ये जो आपके रशियन फॉर्मलिज्म होते हैं दे जस्ट गिव द अटेंशन टुवर्ड्स द टेक्स्ट. दे डोंट केयर अबाउट द ऑथर. इन्हें नहीं पता कि ऑथर कौन है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको ये इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बाज़ार से वेजीज़ लेने गए, सपोज़ आपने वहाँ जाकर पटैटो परचेज़ किए हैं तो आप पटैटो को अच्छे से छानबीन करेंगे कि ये चिप्सोना आलू है, ये क्या है. इस आलू को आपने अच्छे से देखना है, ना कि आपको ये देखना है कि ये आलू कौन से खेत से आया है, बेसिकली इसको किस किसान ने उगाया है, राइट? तो इन सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बजाय आप सिर्फ पटैटो पर ध्यान देंगे कि ये जो मैं आलू ख़रीद रही हूँ क्या जो आलू मुझे ख़रीदना है ये वही है. तो अगर आप इसको अच्छे से छानबीन कर रहे हैं अपने आलू को, दिस इज़ रशियन फॉर्मलिज्म एग्जैक्टली. तो जो आपके रशियन फॉर्मलिज्म होते हैं ये सिर्फ टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, नॉट दी ऑथर ऑफ टेक्स्ट. इन्हें नहीं लेना कुछ ऑथर के बैकग्राउंड से, उनका ऑथर कहाँ से आया है. दे जस्ट डोंट केयर अबाउट इट. दे जस्ट केयर और अटेंशन ओनली द टेक्स्ट इट सेल्फ. ओके, सो दिस इज़ द रशियन फॉर्मलिज्म. नाउ आई एम गिविंग यू की टर्म्स. की टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी आपके जितने भी लिटरेरी थियोरीज हैं क्योंकि की टर्म्स से आपके क्वेश्चंस बनते हैं. तो हमारे जो की टर्म्स हैं, फर्स्ट की टर्म वी हैव डीफैमिलराइजेशन. सो गाइस जो फर्स्ट की टर्म है हमारे पास इन रशियन फॉर्मलिज्म, डीफैमिलराइजेशन. डीफैमिलियराइजेशन, राइट? क्या है ये? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दिस इज़ कॉइंड बाय विक्टर शोलोस्की. इसको विक्टर शोलोस्की ने कॉइंड किया है एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैनी टाइम हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, राइट? विक्टर शोलोस्की, राइट? शोलोस्की ने इसको बेसिकली क्या किया है, कॉइन किया है. दिस टर्म बेसिकली जो आपकी कॉइन की गई है डीफैमिलराइजेशन, दैट इज़ कॉइंड बाय विक्टर शोलोस्की जो कि आपके एसोसिएटेड है रशियन फॉर्मलिज्म से. ओके, बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीफैमिलराइजेशन? तो गाइज यहाँ पर दे टॉक अबाउट मेकिंग द फैमिलियर सीम स्ट्रेंज सो दैट रीडर नोटिस इट फ्रेशली. ये क्या करते हैं, जो स्ट्रेंज होता है, ये जो टेक्निक है आपकी, इस टेक्निक ये जो टेक्निक है एक चीज़ को इतना अलग तरीके से दिखाती है कि जो चीज़
आम थी लेकिन वही नए नज़रिए से दिखती है। मतलब किसी भी नॉर्मल थिंग को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग बना देना। दिस इज़ द वर्क ऑफ डीफैमिलराइजेशन, राइट। एग्जाम्पल के लिए डिस्क्राइबिंग वॉकिंग, राइट, डिस्क्राइबिंग वॉकिंग एज अ रोबोटिक एक्ट टू मेक इट अपीयर अनयूजुअल। आप जैसे कि किसी वॉकिंग को रोबोटिक एक्ट के थ्रू अगर दिखाएंगे तो वो एक अनयूजुअल आपको लगेगा। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ डीफैमिलराइजेशन, जो कि आपका की टर्म है इन रशियन फॉर्मलिज्म में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की टर्म्स वी हैव इन रशियन फॉर्मलिज्म, लिटरेरीनेस। लिटरेरीनेस, इनको आपको सिक्योर करके रखना है। जो मैं की टर्म्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि आपसे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि फ्रॉम वेयर दीज टर्म्स एसोसिएटेड विद, तो आपको बेसिकली अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, राइट। तो ये जो आपका लिटरेरीनेस है, दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय रोमन जेकॉब्सन। रोमन जेकॉब्सन, another key writer associated with Russian formalism, रोमन जेकॉब्सन, जिन्होंने लिटरेरीनेस को क्वाइन किया है। और यहाँ पर ये बोलते हैं द क्वालिटी दैट मेक्स अ टेक्स्ट लिटरेरी, एक ऐसी क्वालिटी जो आपके टेक्स्ट को लिटरेरी बना देती है, लाइक उसमें रिदम, मेटाफर, रिपीटिशंस, ऑल द थिंग्स इंक्लूड करके। तो बेसिकली यहाँ पे वो बोलते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी टेक्स्ट को लिटरेचर बनाते हैं, जैसे पोएटिक लैंग्वेज या स्टाइलिस्टिक डिवाइस, तो बेसिकली ये काम आपका लिटरेरीनेस का है। दिस इज क्वाइन्ड बाय रोमन जेकॉब्सन, राइट। सो दिस इज़ द रशियन फॉर्मलिज्म एंड टू की टर्म्स मैंने आपको बता दी, एज वेल terms coined by Victor Shklovsky and Roman Jakobson, right? Now let's move on the second literary theory, major literary theory of and its key terms. So guys, second literary theory we have new criticism. New criticism most important है, एग्जाम में रिपीट हो चुका है many times during 1930s to 1960s, right? एंड बेसिकली ये जो आपका न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थियोरी है, ये जो थियोरी है फोकस करती है द टेक्स्ट इटसेल्फ, राइट, द टेक्स्ट इटसेल्फ, और इन अदर वर्ड्स यू कह सकते हैं आप क्लोज रीडिंग पर ये फोकस करती है। ये जो आपकी बेसिकली थियोरी है, और इसके अंदर कंटेन किया जाता है, इग्नोर किया जाता है एक तो ऑथर का इंटेंशन और रीडर्स इमोशन, इन सभी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। सेम है आपका अभी जो हमने पीछे स्टडी किया रशियन फॉर्मलिज्म, सेम एज है, उसी की तरह है, मतलब वहीं की तरह जैसे बातें होती है। बट यहाँ की जो की टर्म्स हैं वी हैव, दे गिव इंपॉर्टेंस। इसका जो की टर्म है फर्स्ट, क्लोज रीडिंग, राइट, क्लोज रीडिंग, ये मैं आपको इसके की टर्म्स बता रही हूँ। जो क्लोज रीडिंग है बेसिकली इसका मीनिंग होता है रीडिंग द टेक्स्ट वेरी डीपली, लाइन बाय लाइन, टू अनकवर हिडन मीनिंग्स, मतलब कि उसके जैसे कि वो स्क्वीज द लेमन, जो आपके टी.एस. इलियट जो हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है स्क्वीज़ द लेमन, मतलब कि इस लेमन को इस तरीके से स्क्वीज़ कीजिए कि जितना भी उसके अंदर रस है उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेते हैं ना, जैसे हम लेमन को स्क्वीज़ कर लेते हैं, उसको अच्छे से रस निकाल लेते हैं। जैसे इन सेम वे क्लोज रीडिंग में आप क्या करते हैं, इस तरीके से अपने टेक्स्ट को स्टडी करते हैं कि जितना भी उसका हिडन मीनिंग है, यू अनकवर ऑल ऑफ दैट, राइट। तो बेसिकली जो टेक्स्ट की हर लाइन और वर्ड को ध्यान से पढ़ना और एनालाइज करना, दिस इज़ दी क्लोज रीडिंग, जो कि आपका की टर्म है इन न्यू क्रिटिसिज्म में, राइट। और नेक्स्ट की टर्म वी हैव इंटेंशनल फैलेसी, दैट वी स्टडी इंटेंशनल fallacy, right? Basically this is coined by Wimsatt and Beardsley. अगर आपसे पूछा जाएगा कि who coined this particular term, then we have Wimsatt and Beardsley, right? इन्होंने इंटेंशनल पॉलिसी को कॉइन किया है, और यहाँ पर मीनिंग निकलता है द मिस्टेक ऑफ ट्राइंग टू फाइंड द ऑथर्स इंटेंशन। जो मिस्टेक्स आपकी निकलती हैं ऑथर की इंटेंशन को फाइंड आउट करने में, टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट, दिस इज द इंटेंशनल पॉलिसी। मीन्स जो आपका लेखक होता है ना, मीन्स जिसने आपका वर्क लिखा है, द राइटर क्या कहता है, राइट, क्या चाह रहा है वो कहना, इस पर फोकस करना। एक गलती है,
बेसिकली इंटेंशनल फॉलिसी में यही बोला जाता है कि इफ़ यू फोकस टूवर्ड्स दी ऑथर्स इंटेंशन सो दिस इज़ द मिस्टेक, क्योंकि टेक्स्ट खुद अपनी मीनिंग देता है। देखिए जो टेक्स्ट होता है उसकी अपनी मीनिंग्स होती हैं, ऐसा मानना है आपका न्यू क्रिटिसिज्म का, क्योंकि इनको लगता है कि जो टेक्स्ट होता है एवरीथिंग यू विल फाइंड आउट टेक्स्ट इटसेल्फ, आपको हर चीज़ टेक्स्ट के अंदर मिल जाएगी। आपको ऑथर का बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑथर बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है तो उसने उसी तरीके से मतलब अपनी राइटिंग्स लिखा होगा। दिस इज़ द पॉइंट्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, राइट। सो एग्जैक्टली ये यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट की टर्म वी हैव अफेक्टिव फॉलिसी। अफेक्टिव फॉलिसी, तो गाइज ये भी आपका विमसेट और बियर्सले ने ही इसको क्वाइन किया है। और यहाँ पे ये लोग अफेक्टिव फॉलिसी में क्या करते हैं, जज करते हैं। जजिंग अ टेक्स्ट बेस्ड ऑन द रीडर्स इमोशन, यहाँ पे रीडर्स के इमोशन पर जो आपका टेक्स्ट है उसको जज किया जाता है, राइट, इज़ अ क्रिटिकल एरर, और उसको ये क्रिटिकल एरर मानते हैं। मीन्स अगर आप टेक्स्ट का वैल्यू सिर्फ इस बेसिस पर कर रहे हैं कि उसने आपको क्या महसूस कराया, तो वो एक गलत तरीका है, ऐसा मानना है आपके न्यू क्रिटिसिज्म में अफेक्टिव फैलेसी का। ओके, नेक्स्ट अनदर की टर्म्स वी स्टडी इन न्यू क्रिटिसिज्म, पैराडॉक्स, आयरनी, टेंशन। आई एम जस्ट राइटिंग हियर पैराडॉक्स, आयरनी, टेंशन, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर मीनिंग बनता है कि जो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं यूज्ड इन पोएट्री टेक्स्ट टू क्रिएट डीपर मीनिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी, दीज आर पैराडॉक्स, आयरनी एंड टेंशंस। लाइक पैराडॉक्स जो होता है आपका विरोधाभासी, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट्स, राइट। आयरनी का मतलब क्या होता है, व्यंग करना किसी चीज़ पर, राइट। और टेंशन का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज़ जो हमारे होते हैं, दीज आर टेंशंस। तो इन सबको एक्सप्लोर किया जाता है इन दी टेक्स्ट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ, ओके। सो हियर आई डिस्क्राइब अबाउट द न्यू क्रिटिसिज्म, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड नंबर लिटरेरी थ्योरी दिस इज। एंड जो की फिगर्स हैं हमारे न्यू क्रिटिसिज्म में, आई ए रिचर्ड्स, वेयर शुड आई राइट, आई ए रिचर्ड्स, right. Number second we have Clint Brook, and number third we have John Crow Ransom, John Crow Ransom, right. These are the famous or key figures we study in new criticism. Okay, so here I discuss about the new criticism. Let's move on. Number third literary theory. So guys, number third we have archetypal criticism. Archetypal criticism, right. बेसिकली ये आपका इमर्ज हो रहा है 1940s टू 1960s। और गाइज अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, ये जो आपका लिटरेरी थियोरी है, ये जो थ्योरी है बेसिकली फोकस करती है लिटरेचर रिपीट्स, कि जो लिटरेचर होता है वो रिपीट्स करता है यूनिवर्सल पैटर्न। जो आपका लिटरेचर होता है वो रिपीट करता है, रिपीट्स यूनिवर्सल जो पैटर्न होता है ना, यूनिवर्सल पैटर्न, दैट इज रिपीट। दिस इज द की आइडिया ऑफ आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, राइट। जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ मिथ और ड्रीम्स, तो कहीं ना कहीं इन फॉर्म्स में यूनिवर्सल जो पैटर्न्स होते हैं वो रिपीट होते हैं लिटरेचर में, ऐसा मानना है आपका आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म का। लेट्स टॉक अबाउट द की टर्म्स। कौन कौन सी की टर्म्स हैं दैट वी स्टडी इन दिस। सो फर्स्ट वी हैव आर्केटाइप, आर्केटाइप, दिस इज द फर्स्ट की टर्म जो आपकी किसने दी है, कार्ल योंग ने, कार्ल योंग, इनको योंग पढ़ते हैं, ठीक है, कार्ल योंग ने दिया है, जिसमें ये बोलते हैं कि रिपीटेड यूनिवर्सल सिंबल्स अक्रॉस लिटरेचर लाइक हीरो, मदर, जर्नी। मीन्स ऐसी इमेज, सिंबल्स या कैरेक्टर जो हर कल्चर के कहानियों में आपको बार बार मिलते हैं, जैसे हीरो, विलन, वाइज, ओल्ड मैन। सो दीज आर दी आर्केटाइप, राइट, जो रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट की टर्म हमारे पास है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, दैट वी स्टडी इन आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म। कलेक्टिव अनकॉन्शियस, राइट। तो गाइज ये जो आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, दिस इज ऑल्सो कॉइन्ड बाय सेम कार्ल योंग, राइट। और यहाँ पे ही टॉक्स अबाउट
a shared part of the human mind filled with universal images means हम सबके दिमाग में कुछ बेसिक कहानी के पैटर्न्स होते हैं जो सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं. दिस इज द व्यू ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ऐसा मानना है कार्ल योंग का. ओके, नंबर थर्ड की टर्म्स वी हैव मिथिक स्ट्रक्चर. मिथिक structure, right? So this is the third literary key term we study in this. Here he talks about stories कि जो स्टोरीज होती हैं फॉलो करती हैं प्रेडिक्टेबल मिथ. जो प्रेडिक्टेबल मिथ होती है लाइक पैटर्न को, जैसे बर्थ, डेथ, रीबर्थ, क्वेस्ट, मीन्स कहानी का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है. ये जो मिथिक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज़ फोकस ऑन दी, जो कहानी स्टोरीज होती हैं वो बोलते हैं उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसे हीरो का जर्नी और उसका रिटर्न. सो यहाँ पर मिथिक स्ट्रक्चर में बात की जाती है. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट लिटरेरी थियोरी वी हैव स्ट्रक्चरलिज्म. So guys, number 4 we have structuralism that was during 1950s to 1970s. Or if I talk about the key figures, then we have Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss and Ronald Barthes, right? These are the key figures we study and now discuss कि ये जो theory है focus क्या करती है. तो this theory focus language and meaning. ये theory आपकी कहती है जो language और उसका meaning होता है are constructed by structure and systems. जो आपकी लैंग्वेज और मीनिंग होता है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम से, राइट? तो जैसे कि नेम में है स्ट्रक्चर वे में. ओके, अगर मैं की टर्म्स की बात करूँ आपके स्ट्रक्चरलिज्म में, देन फर्स्ट की टर्म वी हैव साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड. साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाई, ये आपकी की टर्म है. बेसिकली ये जो आपकी टर्म है कॉइन्ड बाय फर्डिनांड डी सोसियर ने इसको कॉइन किया है. और हियर ही टॉक्स अबाउट कि जो साइन होता है इज़ इक्वल टू, जो आपका साइन होता है किसके बराबर होता है, बहुत ही ब्रीफ में आपको यहाँ बताऊँगी, इज़ इक्वल टू सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, राइट? यहाँ पे मेन इनका कहना यही है कि जो आपका साइन होता है इज़ इक्वल टू सिग्निफायर. सिग्निफायर बेसिकली वर्ड होता है और सिग्निफाइड होता है आइडिया बिहाइंड द वर्ड. किसी भी वर्ड के बिहाइंड जो आइडिया होता है दैट इज सिग्निफाइड. ओके, मीन्स अगर जो ट्री है, आपका जो ट्री है ये क्या है, दिस इज द वर्ड, राइट? एक सिग्निफायर है और उसको जो इमेज दिमाग में आता है उसे हम एक्चुअल ट्री बोलते हैं ऑफ सिग्निफाइड, राइट? सो दिस इज द की टर्म फर्स्ट वी स्टडी इन स्ट्रक्चरलिज्म विच इज गिवन बाय फर्डिनांड डी सोसियर. नेक्स्ट की टर्म वी हैव लैंग एंड पैरोल. लैंग एंड पैरोल, ये इतना इम्पॉर्टेंट की टर्म है विच एवरी टाइम यू विल सी इन योर एग्जामिनेशन. ओके, यहाँ से कंसेप्चुअल बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बेसिकली गाइज जो लैंग होता है, लैंग का मतलब होता है इंटायर लैंग्वेज सिस्टम. जो आपका पूरा इंटायर लैंग्वेज सिस्टम होता है दैट इज़ कॉल्ड लैंग, ठीक है? और इसी को गाइज डिफरेंट फॉर्मेट में आपसे एग्जामिनर पूछते हैं. तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट कि जो आपका लैंग्वेज सिस्टम होता है दैट इज़ लैंग, और जो पैरोल होता है वो इंडिविजुअल स्पीच एक्ट होता है. वेयर शुड आई राइट हियर, लेट मी स्पेस फर्स्ट. हियर आई जस्ट हैव सम स्पेस. तो लैंग तो मैंने आपको बता दिया, और पैरोल क्या होता है, बेसिकली दिस इज़ द इंडिविजुअल स्पीच एक्ट. इंडिविजुअल स्पीच एक्ट. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो ट्रस्ट मी, PYQs उठाओ और उसमें जितने भी आपको क्वेश्चंस लैंग और पैरोल से एसोसिएटेड हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए. जितने भी फॉर्मेट में आपसे एग्जामिनर ने हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस पेपर्स, आपको फुल्ली अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, आपका जो जून में एग्ज़ाम आ रहा है ना, उसमें आप डेफिनेटली राइट आंसर क्लिक करके आएंगे. आई एम जस्ट टेलिंग यू, डैम श्योर अबाउट इट. ओके, सो ये एक आपका तरीका है. इफ़ यू रियली डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, तो आपके उसके क्वेश्चंस उठा के देखने हैं और उन्हें सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट फॉर्मेट में आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे वेयर यू गाइस कैन अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू योर नीड, राइट? सो बेसिकली जो लैंग्वेज होता है, लैंग होता है दैट इज़ इंटायर लैंग्वेज सिस्टम, एंड पैरोल होता है इंडिविजुअल स्पीच एक्ट, राइट?
सो लैंग्वेज, जो लैंग है एक लैंग्वेज का ही कंप्लीट सिस्टम होता है और पैरल उसका छोटा पार्ट होता है। मतलब कि अगर लैंग पापा है तो आपका जो पैरल है वो उनके किड्स हैं, ओके, वो उनके किड्स हैं, जैसे उनके पार्ट हैं, राइट। सो दिस इज द लैंग एंड पैरल। नेक्स्ट की टर्म वी स्टडी इन स्ट्रक्चरलिज्म, बाइनरी ऑपोजिशन। सो गाइस, जो आपका थर्ड की टर्म है दैट इज बाइनरी ऑपोजिशन। ये बहुत इजी है, मीन्स वी अंडरस्टैंड मीनिंग थ्रू कॉन्ट्रास्ट। देखिए किसी भी चीज़ को कॉन्ट्रास्ट कर दीजिए, आपको अच्छे से मीनिंग क्लियर हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट, अगर आप फेलियर को देखेंगे ना, फेलियर की वैल्यू आप कब करेंगे, जब आप विनर को देखेंगे, राइट। जो विनर है और फेलियर को आसपास खड़ा कर दो तो ऑफकोर्स आपको पास जो विनर है उसकी भी आपको क्वालिटी पता चल जाएगी एंड फेलियर की भी। लेकिन इंपॉर्टेंस तभी पता चलेगी व्हेन यू कॉन्ट्रास्ट बोथ ऑफ दैम, ओके। जैसे कि अगर आपको सुख है, अगर आप किसी चीज़ में बहुत हैप्पी हैं, आपको कब पता चलेगा, जब आपने दुख का एहसास किया होगा, कि अगर आपको पता होगा कि ग्रीफ क्या होता है, only then you will understand the feelings of happiness, right? So this is the exactly the concept binary opposition. तो basically यहाँ पे बोला जाता है कि जो we understand meaning through contrast like good evil, male female, मतलब opposite कंट्रास्ट करके ही हम मीनिंग को कंट्रास्ट करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अपने उसको अंडरस्टूड करते हैं। तो हर मीनिंग का जो दूसरे के कंट्रास्ट में समझा जाता है दैट इज़ ही आपका क्या है, बाइनरी ऑपोजिशन। जैसे लाइट वर्सेस डार्क। लाइट कब पता चलेगी कि लाइट है, जब आपको डार्क का एहसास होगा, राइट। मेल के बारे में कब पता चलेगा, जब आपके सामने फीमेल होगा, राइट। एंड गुड वर्सेस इविल। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स आप एग्जाम्पल के तौर पर अपने द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज बाइनरी ऑपोजिशन दैट वी स्टडी इन, ओके। लेट्स मूव ऑन। नंबर 5, लिटरेरी थियोरी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है दैट इज़ ड्यूरिंग 1960s टू प्रेजेंट, राइट। ये आपका पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है और बेसिकली यहाँ पे फोकस किया जाता है मीनिंग जो होता है यहाँ पे क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, राइट। लैंग्वेज इज स्लिपरी, और लैंग्वेज आपको यहाँ पे कैसी मिलेगी, स्लिपरी, राइट। तो आपको मीनिंग तो यहाँ पे अनस्टेबल मिलेगा एंड आपको लैंग्वेज कैसी मिलेगी, स्लिपरी मिलेगी इन दी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, राइट। और लेट्स डिस्कस द की टर्म्स। तो फर्स्ट की टर्म वी हैव डीकंस्ट्रक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है दिस पर्टिकुलर की टर्म, डीकंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉइन्ड बाय जैक्स डेरिडा। Remember this question also you will find in your matching questions, Derrida, right? Deconstruction is association है आपका जैक्स डेरिडा के साथ, where he tells about to show internal contradictions in a text। मतलब कि हर टेक्स्ट जो होता है, हर टेक्स्ट अपने ही मीनिंग को तोड़ता है, यानी कि फिक्स्ड मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो फिक्स्ड मीनिंग है नॉट एग्जिस्ट, आप ऐसा मान के चलिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन बाय जैक्स डेरिडा, ओके। नेक्स्ट की टर्म वी स्टडी इन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिफरेंस। रिमेंबर द स्पेलिंग ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो कॉइन्ड बाय डेरिडा, और यहाँ पे ही टॉक्स अबाउट मीनिंग इज ऑलवेज पोस्टपोन एंड रैशनल। ये बोलते हैं कि जो मीनिंग्स होता है वो हमेशा पोस्टपोन होता रहता है और रिलेशनल होता है, जैसे कि शब्दों का मतलब कभी फिक्स नहीं होता, वो हमेशा दूसरे शब्दों के रिलेशन में समझा जाता है। मतलब कोई भी, कहने का मतलब है आप किसी भी वर्ड को अकेला नहीं अंडरस्टूड करते। सपोज एप्पल है तो आप उसको एप्पल को अकेला नहीं अंडरस्टूड करेंगे, इससे जो रिलेटेड आपके वर्ड्स होंगे उससे आप इसको अंडरस्टूड करेंगे। तो ऐसा कहना है आपके डेरिडा का रिगार्डिंग डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट नंबर थर्ड की टर्म वी हैव डेथ ऑफ द ऑथर। डेथ ऑफ द ऑथर 1967, ये रोनाल्ड बार्थ का है, एसोसिएशन है इस कॉन्सेप्ट से रोनाल्ड बार्थ का। ऐसा इन्होंने टेक्स्ट भी लिखा है 1967 में, जिसका रिस्पॉन्स डेरिडा ने 69 में दिया था, व्हाट इज़ एन ऑथर करके, राइट। सो डेथ ऑफ द ऑथर बेसिकली रोनाल्ड बार्थ ने एसोसिएट किया है, ऐसा इनका टेक्स्ट भी है। और यहाँ पे ही टॉक्स अबाउट इग्नोर द ऑथर्स बायोग्राफी, ओनली फोकस ऑन टेक्स्ट। ऐसा रोनाल्ड बार्थ कहते हैं कि हमें इग्नोर करना चाहिए ऑथर की बायोग्राफी को और हमें फोकस करना चाहिए टेक्स्ट पर। ऑथर मर चुका है,
अब रीडर डिसाइड करेंगे मीनिंग क्या है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोनाल्ड बार्थ्स डेथ ऑफ द ऑथर. ओके, next guys, literary theory we have number 6, reader response theory. Okay, so guys, number 6 we have reader response theory. ये आपका बेसिकली 1970s to 80s आपका इमर्ज हो रहा है और यहाँ पे फोकस किया जा रहा है इस पर्टिकुलर थियोरी में रीडर्स रिएक्शन, रीडर के रिएक्शन को, रीडर्स रिएक्शन को फोकस किया जाता है. फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन आफ्टर वॉचिंग दैट पर्टिकुलर मूवी, तो जो आपका व्यू पॉइंट होगा दैट इज़ फोकस्ड, वो फोकस किया जाता है रीडर रिस्पॉन्स थियोरी में, राइट. सो बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट द की टर्म्स, तो यहाँ पर इम्प्लाइड रीडर, की टर्म्स में हमारे पास जो फर्स्ट की टर्म है दैट इज़ इम्प्लाइड रीडर, राइट. तो क्या है ये इम्प्लाइड रीडर जो है, बेसिकली इसको कॉइन किया है फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्फगॉन्ग आइजर ने. वॉल्फगॉन्ग आइजर ने इसको कॉइन किया है एंड हियर ही टॉक्स की जो आइडियल रीडर होता है टेक्स्ट का, सीम्स टू स्पीक टू, मतलब कि जो एक आइडियल रीडर के लिए मतलब लिखा जाता है, कोई भी टेक्स्ट होता है एक अपने आइडियल रीडर को सोचा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट वॉचिंग अपलोडिंग दिस वीडियो, तो मैंने अपने आइडियल रीडर ऑलरेडी अपने माइंड में बिठा रखे कि जो मेरी वीडियो है उसको वो लोग देखेंगे. दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर दी इंग्लिश लिटरेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वेदर दिस इज दी TGT और UGC नेट एग्जाम्स. तो ये मेरे आइडियल रीडर हैं. तो ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने अपने माइंड में बिठाकर दीज आर दी कंटेंट मैं आप लोगों को भेज रही हूँ. तो एग्जैक्टली यहाँ पे इम्प्लाइड रीडर में यही बोला जा रहा है कि जो एक ऐसा रीडर जिसे राइटर इमेजिन करता है जो टेक्स्ट को समझे, तो मैंने आप लोगों को इमेज किया हुआ है, अपने माइंड में बिठा रखा है और उसके अकॉर्डिंग मैंने कंटेंट किया है. सो दिस इज गाइज इम्प्लाइड रीडर, राइट, बाय वॉल्फगॉन्ग आइजर. होप आपको समझ आ गया हो. नेक्स्ट वी स्टडी की टर्म इन द रीडर रिस्पॉन्स थियोरी, इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज. इंटरप्रेटिव कम्युनिटी, राइट. ये बेसिकली आपका स्टैनली फिश का है. दिस इज क्वाइंड बाय स्टैनली फिश बिकॉज स्टैनली फिश ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट की राइटर वी स्टडी इन रीडर रिस्पॉन्स थियोरी एंड यू विल हैव टू चेक आउट द 5 और 6 नंबर रीडर रिस्पॉन्स थियोरी एसोसिएशन है आपका राइटर्स का. यहाँ मैं आपको सिर्फ मेजर जिन्होंने टर्म्स कॉइन किए उनको मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ एंड दोज आर रिपीटेड अगैन एंड अगैन इन योर एग्जामिनेशन, राइट. तो इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटीज बेसिकली स्टैनली फिश के द्वारा कॉइन किया गया एंड हियर ही टॉक्स अबाउट मीनिंग डिपेंड्स ऑन रीडर ग्रुप विद शेयर्ड बिलीफ. इनका मानना है कि जो आपका मीनिंग होता है आपके टेक्स्ट का वो डिपेंड होता है रीडर के अपने ग्रुप के साथ विद शेयर्ड बिलीव्स, जिनका जो भी आपने बिलीव्स शेयर किए हैं. फॉर एग्जांपल, अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे स्टूडेंट का ग्रुप अलग होता है, क्रिटिक्स का ग्रुप अलग होता है, फिलोसोफर्स का ग्रुप अलग होता है, अलग अलग मीनिंग निकालते हैं. तो जितने ग्रुप्स आप उसको देखेंगे उसका अलग मीनिंग निकालेंगे. जैसे कि अगर UGC नेट वाले बच्चे देख रहे होंगे तो दे जस्ट थिंक अबाउट दी अपर लेवल ऑफ एग्ज़ाम एंड अगर सेट लेवल के पेपर के जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे दे जस्ट उसका जो मीनिंग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड. तो यहाँ पे जो है आपके ग्रुप डिवाइडेड है इनटू द कैटेगरीज और अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स वो लोग क्या करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं मीनिंग को. तो ऐसा मानना है स्टैनली फिश का इन दी इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज में, विच इज द की टर्म वी स्टडी इन रीडर रिस्पॉन्स थियोरी, राइट. लेट्स मूव ऑन. नंबर 7, लिटरेरी थियोरी, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म. नंबर 7, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म. सो गाइज, ये जो आपका मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है, हियर दे फोकस अबाउट द लिटरेचर. इनका मानना है कि जो लिटरेचर होता है रिफ्लेक्ट होता है क्लास स्ट्रगल एंड आइडियोलॉजी के बेस पर. क्लास स्ट्रगल एंड आइडियोलॉजी, राइट. सो दीज 2 थिंग्स जो आपकी रिफ्लेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं आपके लिटरेचर को अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म. लेट्स टॉक अबाउट द की टर्म्स, क्योंकि जो की टर्म्स होती है ना वो हमें क्लैरिटी देती है टूवर्ड्स द लिटरेरी थियोरी वी स्टडीड and of course important for exam point of view also, right. So first key term we have base and superstructure. Base and superstructure, right. So guys, this is economic structure.
इसका जो बेस है, यहाँ पे बेस जो है वो क्या है, दिस इज़ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और सुपर स्ट्रक्चर क्या है, ये है आपका कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर। यानी कि जो इसका बेस है वो डिसाइड करता है कि कला और साहित्य कैसा होगा, कि जो आपका कला है और साहित्य कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इकोनॉमिक। यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी, आपका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है दिस डिसाइड कि आप कैसी लाइफ को जिएंगे। अगर आपका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ अप, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ होती है। अगर आपका स्ट्रक्चर इकोनॉमिक डाउन है देन उसके अकॉर्डिंग आपका लाइफ, आपका सर्कल होता है। सो सेम हियर गाइज, दे जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जो बेस और सुपर स्ट्रक्चर होता है, तो जो आपका बेस होता है वही एक्चुअली डिसाइड करता है कि आपका सुपर स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इट इज। नेक्स्ट वी स्टडी इन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी, तो बेसिकली ये जो आइडियोलॉजी है इज दिस इज दी लुइस अल्थुजर के द्वारा इसको कॉइन किया गया है, अल्थुजर, राइट। एंड हियर ही टॉक्स अबाउट अ सेट ऑफ आइडियाज दैट कंट्रोल हाउ पीपल थिंक। ये जो आइडियोलॉजी है ये बेसिकली अल्थुजर यहाँ पर कहते हैं, ये एक सेट ऑफ आइडियाज़ होता है जो बताता है हाउ पीपल थिंक, उसको कंट्रोल करता है। यानी कि एक इनविजिबल सिस्टम जो हमें समझाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, बिना हमें पता चले। हमें पता नहीं चलता बट वो हमारे लिए डिसाइड करता है। एक इनविजिबल सिस्टम होता है जो हमें बताता है, यही तो आइडियोलॉजी होती है, वही हमें बताता है व्हाट इज़ राइट और हमें क्या समझना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे जो पॉलिटिक्स होते हैं, जो भी हमारे समाज में चल रहा होता है, वट एवर दे आर जस्ट सेइंग, तो हम लोगों को उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस इज़ द आइडियोलॉजी, राइट। तो हियर ही टॉक्स अबाउट, राइट। नेक्स्ट गाइज, लिटरेरी थियोरी वी हैव फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, राइट। यहाँ पे बेसिकली फोकस किया जाता है जेंडर इनइक्वालिटी को इन लिटरेचर एंड सोसाइटी में। जो आपकी जेंडर इनइक्वालिटी होती है, राइट, आपकी सोसाइटी और लिटरेचर में, दिस इज द फोकस यहाँ पे होता है आपका फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में। एंड इफ आई टॉक अबाउट द की टर्म्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाइनो क्रिटिसिज्म। फर्स्ट की टर्म वी हैव गाइनो क्रिटिसिज्म। बेसिकली दिस इज कॉइन बाय एलन शॉल्टर। एलन शॉल्टर ने इसको कॉइन किया है, राइट। और यहाँ पे ये बोलती हैं कि स्टडी ऑफ लिटरेचर बाय विमेन अबाउट विमेन फ्रॉम विमेन्स पर्सपेक्टिव। तो बेसिकली गाइनो क्रिटिसिज्म क्या है, महिलाओं का अपना साहित्य यानी कि अपना लिटरेचर और उनका अपना नज़रिया, उनका अपना व्यू पॉइंट, दिस इज द गाइनो क्रिटिसिज्म। Study of literature by women about women from women's perspective. So this is the idea of gynocriticism by Alan Shorter. Okay. Next we study as a key term in feminist criticism, patriarchy. तो ये जो पैट्रियार्की है इसका मीनिंग है मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम, कि किस तरीके से जो मेल है उन्होंने डोमिनेट किया हुआ है सोशल सिस्टम को। एक ऐसी आप बोल सकते हो मैनेजमेंट जहाँ पर जो आपके मेल होते हैं उन्हीं का अधिकार आपको देखने मिलता है, वही मेन होते हैं और महिलाओं को वहाँ पर दबाया जाता है। सो दिस इज़ दी पैट्रियार्की, राइट। तो होप ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म तो आपने बहुत कॉमन है सभी स्टूडेंट्स को, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है, देन यू विल हैव टू स्टडी दिस इन डिटेल्ड मैनर। मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट पैट्रियार्की एंड गाइनो क्रिटिसिज्म इसका की टर्म समझा दिया है। नेक्स्ट नंबर 9 की थ्योरी वी हैव लिटरेरी थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो यहाँ पे फोकस किया जाता है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन आइडेंटिटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। किस तरीके से आप पर इम्पैक्ट हुआ है कॉलोनियलिज्म का आपकी आइडेंटिटी पे, कल्चर पर और लैंग्वेज पे। दिस इज़ द फोकस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। और अगर मैं की टर्म्स की बात करूँ देन वी हैव ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म विच इज़ बाय एडवर्ड सैड, इसको कॉइन किया गया है और इन्होंने बुक भी लिखी है आपकी ओरिएंटलिज्म, राइट। सो हियर ही टॉक्स अबाउट दी वेस्टर्न मिस जो आपके रिप्रेजेंटेशन है, जो वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन है आपकी ऑफ द ईस्ट, जो वो मानते हैं एज एग्जॉटिक, इरेशनल मानते हैं। जो आपके वेस्टर्न वेस्टर्न जो मिस रिप्रेजेंटेशन निकाल रखी है ईस्ट लोगों के लिए,
यही ही टॉक्स अबाउट इन दिस ओरिएंटलिज्म। मीन्स जो पश्चिम है वो पूर्व को हमेशा अलग और नीचा दिखाते हैं। जो पश्चिम के लोग हैं, जो वेस्टर्न है, दे ऑलवेज ट्राई टू पुट डाउन दी ईस्ट। So this is the concept of Orientalism by Edward Said. Okay, another key term we study hybridity and mimicry. And mimicry. मैं आपको बता दूँ दीज ऑल दी ये ओरिएंटलिज्म, हाइब्रिडिटी एंड मिमिक्री आपसे टर्म्स पूछ ली जाती हैं, हु कॉइंड दिस, सो वी हैव द आंसर ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड सेड एंड हाइब्रिडिटी एंड मिमिक्री बाय होमी भाभा. होमी के भाभा also one of the most important philosopher or writer associated with post colonial criticism. होमी के भाभा, राइट. तो इन्हीं का है ये हाइब्रिडिटी एंड मिमिक्री. एंड हियर ही टॉक्स की मिक्स्ड आइडेंटिटी ड्यू टू कॉलोनियल इन्फ्लुएंस. किस तरीके से कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की वजह से आपकी मिक्स्ड आइडेंटिटी है. तो हियर उन्होंने हाइब्रिडिटी में यही बताया है एंड मिमिक्री में इन्होंने बताया कि जो कॉलोनाइज्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं इमिटेट करते हैं किसको, कॉलोनाइजर्स को, बट नेवर फुल्ली, पूरी तरीके से उनको इमिटेट नहीं करते, जितना उन्हें करना उतना करते हैं. कहने का मतलब है जो कॉलोनाइज्ड हैं वो आपके अंग्रेज़ों जैसे बने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं. तो जो कॉलोनाइज्ड लोग हैं वो अंग्रेज़ों जैसे बनने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी उन जैसे नहीं बन पाते. यही है मिमिक्री. वो ट्राई करते हैं. अभी आप अपने इंडिया में ही देख लीजिए कि वी आर जस्ट फॉलो ऑल दी कस्टम्स, नॉट ऑल दी, मैनी थिंग्स वी फॉलो फ्रॉम दी वेस्टर्न वर्ल्ड. ओके, क्या हम पूरी तरीके से हैं? नो, वी आर जस्ट मिमिक दैम, राइट. हमारे एक माइंड में सेट बैठा हुआ है कि नो, वी विल हैव टू मिमिक दैम. हमें उनके वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं, वी आर जस्ट वेयरिंग जीन्स और काइंड्स ऑफ वेस्टर्न ड्रेसेस. दीज आर नॉट इन आवर कल्चर, नॉट इन इंडियन कल्चर, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं. सो दिस इज द मिमिक्री कॉन्सेप्ट बाय होमी के भाभा विच ही डिस्क्राइब हियर. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड गाइज. मैंने ये आपको 10 नंबर ऑफ लिटरेरी थियोरीज बता दी हैं. लेट मी चेक. सो गाइज लास्ट में आपको एक और बता देती हूँ, इको क्रिटिसिज्म. ओके, लेट मी make you understand. Number 10, eco criticism. Right, criticism. Okay, so basically ये 1990s to आप बोल सकते हो प्रेजेंट, राइट. और क्या है ये इको क्रिटिसिज्म? नेचर और इन्वायरमेंट का लिटरेचर में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है इस पर फोकस करता है बेसिकली. और जो इम्पोर्टेंट टर्म वी स्टडी इन इको क्रिटिसिज्म, एंथ्रोपोसेंस. जो हम की टर्म इसमें स्टडी करते हैं दैट इज एंथ्रोपोजेन, जिसका मतलब है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ सिस्टम. किस तरीके से ह्यूमन का इम्पैक्ट होता है अर्थ सिस्टम पर. और अगर मैं की फिगर्स की बात करूं देन वी हैव शेरिल ग्लॉटफेल्टी. आई एम जस्ट राइटिंग हियर द नेम ऑफ की फिगर्स, दोज आर एसोसिएटेड विद इको क्रिटिसिज्म. शेरिल ग्लॉटफेल्टी, अजीब सा नेम है इनका, आप देख लीजिएगा, ठीक है. और आपके लॉरेंस ब्यूल, दीज टू आर दी की फिगर्स वी स्टडी इन इको क्रिटिसिज्म जो एसोसिएटेड है. तो बेसिकली इनका जो आइडियाज़ होता है वो रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर और नेचर, एनवायरमेंटल जस्टिस, एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म को कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं ये आपके इको सिस्टम से, इको ट्रिम से. ओके, so this is the eco criticism, right? So here I discuss top 10 number of literary theory for you all. इनको प्रिपेयर कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए. ट्रस्ट मी, फ्रॉम दिस वीडियो ऑफ माइंड यू विल हैव क्लैरिटी टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ योर, राइट, for your examination perspective. We will meet in next video. Please support this video guys. कंप्लीट वॉच कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा बिकॉज आई रियली डू हार्ड वर्क फॉर यू ऑल. You will have to also support this video. Okay, till then bye bye. We will meet in next video with another topic for your upcoming examination.